Hello students, welcome on day 39. Today's topic is D block and F block elements. ठीक है, तो D block और F block elements को अपने को इसमें पढ़ना है. जो मोस्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल उन सब में सब कुछ देख चुके हैं, बस जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही सब चेक करेंगे. ठीक है ना. तो देखिए D ब्लॉक में 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, 3D 4D 5D और 6D. तो इसमें फर्स्ट ये ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ. तो इसमें कितना है 30 + 10 40 एलिमेंट्स हैं. और जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ns2 n-1 d 1 to 10. लेकिन अगर आपको सबको सेटिस्फाई करना होगा तो ये लेना पड़ेगा ns0 to 2 n-1 d 1 to 10. अब इसमें 0 एक ऐसा होता है पैलेडियम होता है, उसमें होता है, बाकी सब में भी इस तरह का होता है. तो ये बच्चों देखिए 3D सीरीज 21 से 30 तक है, ये 39 से 48 तक है. इसमें 57 से लेकर 57 आएगा एक, तो फिर 72 से 80 है, 89 आएगा, 104 से 1012 तक है, 112 तक है. ठीक है. तो बच्चों ये आपको चारों के बारे में पता रखना है. ये हम पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से देख भी चुके हैं. ये सब कौन से पीरियड में होते हैं, अलग अलग पीरियड है. और ग्रुप कौन सा होता है 3 से लेकर 12. राइट. तो ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें अपने को स्टडी करना है. और डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम होता है कौन सा वाला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल में पूरा बताया जा चुका है. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ट्रांजिट करते हैं एस और पी के बीच में. लेकिन आजकल नई डेफिनेशन भी आई है. ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, उन्हें बोलते हैं. तो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे. तो 3 to 11 ग्रुप तक के जितने भी हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं. 12th ग्रुप यानी कौन कौन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये यूयूबी. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज इनकी ग्राउंड स्टेट और मेन जो स्टेट होती है +2 स्टेट, दोनों में ही डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है. ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं है. तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल जब नहीं होते हैं तो उन्हें अपन क्या नहीं मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते. ओके, ये तो इंट्रोडक्शन था. सारी प्रॉपर्टी साइज आईपी सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट हमें बिल्कुल नहीं है. हमें सिर्फ जो टॉपिक कम पढ़े हमने, जो इसमें काम किया वही देखने हैं. वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स. तो देखो बच्चों, किसकी वजह से, ड्यू टू, रीजन पूछा जाएगा कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट. तो अपन क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ एनएस ऑर्बिटल एंड energy of n-1 d orbitals are almost same. that's why क्या होता है, S से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसी एनर्जी से ऑलमोस्ट D से निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं. जैसे अपन देखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक. जिंक +2 और स्कैंडियम +3, ये तो एक की वैलेंसी शो करते हैं. ठीक है. जिंक में तो क्या होता है +2 के बाद फुली फिल्ड ऑर्बिटल आ जाते हैं, और स्कैंडियम में भी 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं क्योंकि IP1, IP2 और IP3 इनके जो सक्सेसिव IP का डिफरेंस है वो 11 से कम होता है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ही निकलते हैं. जबकि टाइटेनियम जो होता है +2 +3 +4 3 वैलेंसी शो करता है, ये +2 +3 +4 और +5 शो करता है. क्रोमियम +1 से लेकर +6 तक शो करता है. मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक शो करता है. ये +2 से +6 तक करता है, +2 से +5 तक, +2 से +4 तक. और कॉपर जो है +1 और +2. ये इतनी सारी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं. कौन सी सीरीज लिए मैंने, सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज आपको दिखाई है. ठीक है. ये इतनी वैलेंसी इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनकी NS और n-1 d ऑर्बिटल्स की एनर्जीज क्या होती है, सेम होती है. राइट. अब क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे. एक तो ये आएगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है. तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट के लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है, n+x. n तो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, n-1 d, और x जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, n ns.
S में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है, और N-1 D में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है। तो जैसे बच्चों मैग्नीज का देखो, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 तो S वाले हो गए और ये 5, D में 5 है तो ऑल आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज +7। इसमें आपको एक्सेप्शनली याद करना है ऑस्मियम, ये कितना होता है, +8 होता है, ये आपको याद करना है। तो ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बारे में कुछ बताया हुआ है। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीजन स्टेट्स, इसमें क्या आता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है D0, D5 और D10, ये तीन जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या माने जाते हैं, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं कंपैरेटिवली। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पूछता है अपने को कि आउट ऑफ टाइटेनियम 2+ एंड टाइटेनियम 4+ विच वन इज मोर स्टेबल, सो वी कैन से टाइटेनियम 4+ is more stable because it has D0 configuration. So first example is this. Take one more example. Out of Mn2+ and Mn3+, which one is more stable? So we can say Mn2+ is more stable because in Mn2+ it is D5 configuration, half filled, while in this case it is D4. So D5 is more stable than D4. That's why Mn2+ is more stable. But when we are talking about copper, then copper +2 is more stable, although it has D9 configuration, while copper +1 has D10 configuration. ऐसा आता है. Similarly, gold +1 D10 is less stable than +3, although it has D8 configuration. तो ये बच्चों इस तरह से आता है. तो ये कुछ केमिस्ट्री में इतनी देर तो चलता नहीं ना मामला सब. तो ये क्या होता है, इसका रीजन क्या दिया हुआ होता है, तो कॉपर का कॉपर +2 में या Au+ का Au+3 में कन्वर्जन हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है. यानी कॉपर जो है, जो +1 स्टेट होती है वो किसमें, +2 स्टेट में डिसप्रपोर्शनेट हो जाती है इन एक्वा सॉल्यूशन. एक तो ये होता है. इसी तरह गोल्ड का भी कह सकते हैं कि ये +1 जो होती है वो किसमें, +3 में डिसप्रपोर्शनेट हो जाती है. राइट बच्चों, अभी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है. इसका रीजन एक और एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है. तो ये आपको बहुत जरूरी याद करना होता है बच्चों कि कॉपर +1 की कंपैरिजन में कॉपर +2 क्यों ज्यादा स्टेबल है. तो इसके एक्वा सॉल्यूशन में क्या बात करते हैं, कॉपर जो होता है सॉलिड होता है, जो कॉपर फिर किस में बदलता है, गैस में. फिर कॉपर गैस से अपन किस में आते हैं, कॉपर प्लस गैस. फिर एक और आता है कॉपर 2+ गैस, अगर आपको और इलेक्ट्रॉन निकालना है. कॉपर +Aq वाटर में डिसॉल्व किया, और ये आएगा कॉपर +2Aq. तो बच्चों देखिए, कॉपर +1 और कॉपर +2 में हम कह रहे हैं कि कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 इन एक्वा सॉल्यूशन. तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको, एक ऐसा आंसर बताना पड़ेगा कि अगर जब थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो गलती यही होती है. तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है, ΔH एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है फर्स्ट, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है सेकेंड. प्लस होता है, ये एनर्जी देनी पड़ती है आपको, ये भी एनर्जी आपको देनी पड़ती है, ये भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है. बट व्हेन कॉपर प्लस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ΔH हाइड्रेशन होता है, तो ये नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज होती है. और यहाँ पर भी ΔH हाइड्रेशन होगा और ये एनर्जी भी रिलीज होगी. तो अगर +1 की कंपैरिजन हम कह रहे हैं +2 ज्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे द हाइड्रेशन नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ गैस इज मच मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ कॉपर प्लस, ओके, इवन आफ्टर कॉम्पनसेटिंग IP2. यानी ये यहां रिलीज हो रही थी मान लो -200, तो यहाँ -300 होनी चाहिए, ताकि इसका मान लो ये 50 है, मान लिया एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, तो ये -200 था, ये 50 था, तो 250 तक रिलीज होता जब तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन मोर देन 250 रिलीज होनी चाहिए. तो हम कहेंगे ΔH हाइड्रेशन की जो नेगेटिव वैल्यू है कॉपर 2+ की, इट इज मच मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ कॉपर प्लस इवन आफ्टर कंपनसेटिंग IP2. तो ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि IP2 को कंपनसेट करने के बाद भी कॉपर +1 की जो हाइड्रेशन एनर्जी थी उससे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है किसकी, कॉपर 2+ की. दैट्स वाई कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल स्टेट. तो ये प्रॉपर आपको आंसर याद रखना है जो मैंने बताया. तो लैंग्वेज में कभी आया तो आपको बहुत हेल्प करेगा. ओके, नेक्स्ट देखो, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीजन स्टेट के अंदर और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन. एक ये क्वेश्चन आता है,
D4 है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था 4s1 3d5, तो क्रोमियम +2 है, जबकि आयरन जो होता है D4 मत करिए इसको आप, ऐसे दिया, ये +2 है। Fe+2 और Cr+2, ये क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी ने, इसमें से पूछते हैं कि विच वन इज बेटर रिडक्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आप क्या आंसर देंगे? Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 4s0 3d6, ये होगा 4s0 3d4, राइट। अब जब ये बेटर रिडक्टेंट, मतलब बेटर रिडक्टेंट कौन होता है? रिडक्टेंट से बात करिए तो पहले क्या मतलब है? रिडक्टेंट का मतलब होता है उनका खुद का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, तो ये क्या हो जाएगा 3d5 हाफ फिल्ड स्टेट आएगी, और यहां आएगा 3d3। तो देखिए ये 3d5 है, 3d3 है, ये 3d3 को एनसीईआरटी ने दिखाया है, आपको वैसे ध्यान रखना है, ये होगा T2G3 Ag0, तो ये हाफ फिल्ड स्टेट इज इवन मोर स्टेबल देन D5 स्टेट, ये ज्यादा स्टेबल स्टेट है, दैट्स वाई अपना आंसर होता है कि क्रोमियम 2+ इज बेटर रिडक्टेंट बिकॉज इट गेट्स more stable T2G3 half filled state after donating one electron. So that's why it can be easily oxidized and it can be used as a reductant for others. ठीक, तो ये आपको याद रखना था, इस तरह का एक क्वेश्चन भी आपको था। एक आपका क्वेश्चन आता था कि मोस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोराइड और ऑक्साइड इनसे सेटिस्फाई होते हैं ज्यादातर, आपने देखा है, जैसे Mn2O7, Mn की +7 स्टेट में ऑक्सीजन आया, किसी में फ्लोरीन आएगा, तो यही क्यों आते हैं? तो इसका रीजन क्या होता है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है, एक तो क्या होता है वेरी स्मॉल साइज, लेकिन उससे भी बेटर आंसर है वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, स्मॉल साइज है इसलिए वो सराउंड कर लेते हैं, एक्मोडेट कर लेते हैं, इतने आराम से आ जाते हैं, वो एक्मोडेशन में इजीली कर देते हैं। जबकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये क्या करेंगे, मेटल को जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं, तो ये मेटल को हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दैट्स वाई ज्यादातर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो एलिमेंट्स की है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही क्या होती है, सैचुरेटेड होती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें और देखनी होगी। ऐसे रिलेटिव स्टेबिलिटी के अंदर और बात अगर आप देखें तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि D4 स्टेट में ये तो ऑक्सीडेंट है, ये रिडक्टेंट है, या फिर ऑक्सीजन स्टेट में जो रिडक्टेंट की बात करेगा तो रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट इन दोनों की बात करें तो आपको यही लेना होता है जो पहले पढ़ा था हमने कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP और रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, क्योंकि SRP के बेस पे सारे आंसर देने होते हैं। तो जैसे SRP की वैल्यूज दी होगी कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, वो सारी बातें आपको इन्हीं से समझनी पड़ेगी। जैसे कोई भी ऐसे आता है E M2+2M और E N2+2N, ये दी हुई आती है वैल्यू ऐसे, -0.70 वोल्ट और ये माइनस का 0.54 वोल्ट, इस तरह से दो दे रखा है। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है M कैन रिड्यूस N2+, अब इसमें आपको बताना ट्रू या फॉल्स है, तो यहां ऐसे नहीं पता लगेगा। रेडॉक्स में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए यहां पर ये SRP दे रखा है M का और ये इसका, कौन सा SRP ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये किसका काम करेगा,
कैथोड का, यानी इस पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, यानी इसका इजीली रिडक्शन होगा। तो n+2 का इजीली रिडक्शन होगा किसमें, n में। तो ये क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड के रूप में काम कर रहा है, ये जो एनोड होगा, तो जिसका एसआरपी कम है, आप देखिए वो क्या होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर, तो इसका एसआरपी कम है, तो m जो है खुद तो क्या हो जाएगा, m+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और N2+ को वो इजीली क्या कर देगा, n में रिड्यूस कर देगा। तो ये और रिएक्टिविटी, ये सब जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था वो सब बातें हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब के बारे में अपन जानते हैं कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद एक मेन टॉपिक है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, कई बार यार डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, तो अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं पढ़ेंगे, बात एक ही है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हम रिपीट नहीं कर सकते बातों को। तो कलर के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो कलर के रीजन क्या क्या होता है कलर शो करने के। तो कलर कब शो करता है, जब एक तो क्या होता है आपके पास क्या प्रेजेंट हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तब तो बड़ा इजी है कि वो क्या करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक, तो वो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो ये जब लाइट से एक्साइट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इसमें, ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजता है, तो ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, जिसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, डी से डी में जाना है, इसको क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन। एफ होता तो एफ ट्रांजिशन बोलते हैं। और जब ये वापस आता है ग्राउंड स्टेट में, उसी स्टेट में वापस आता है, तो एक पर्टिकुलर कलर, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करता है, रिलीज करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करने में अभी बताऊंगा कि कैसा कलर एब्जॉर्ब करेगा, तो किस तरह का कलर वो क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो रीजन यही होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन में डी ट्रांजिशन या एफ ट्रांजिशन से अपन कलर शो करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कलर में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ओ, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो देखो एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ ज्यादा होगा, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, मतलब क्या करनी पड़ेगी, वेवलेंथ, कम वेवलेंथ की लाइट को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो डेल्टा ओ एनर्जी है और वेवलेंथ है, तो अपन जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट है, अब देखिए KMnO4, Mn की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्या है, +7 है, और ले सकते हैं अपन K2Cr2O7, Cr की ऑक्सीजन स्टेट जो है क्या है, +6 है, तो +6 हो चाहे Mn में +7 हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, 0। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तब क्या करते हैं, तो ये है बट दे कलर ड्यू टू, तो इनका जो रीजन देंगे वो ये देंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अपन आंसर लिखेंगे जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो भी कलर्ड होंगे, तो उनके कलर का रीजन जो होगा क्या बताएंगे अपन, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। और चार्ज हमेशा क्या होता है, लिगेंड से मेटल की तरफ ट्रांसफर होता है, या फिर क्या बोले, एनायन से किसकी तरफ, कैटायन की तरफ चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो फिर ये इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो आपने देखा होगा एक ब्राउन रिंग होता था, याद आया, वैसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका फॉर्मूला देखोगे, ब्राउन रिंग में क्या होता है बच्चों, Fe होता है +2 स्टेट में, और ये NO होता है लिगेंड, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो आपने देखा होगा NO को हमेशा अपन किसकी फॉर्म में लेते हैं, NO+, तो और ये तो बन जाता है Fe+, तो इसमें आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो Fe की क्या होती है, +1 होती है। ब्राउन रिंग का फॉर्मूला ये होता है Fe H2O5 NO, और आगे दिखाना हो तो सल्फेट दिखा दो, नहीं तो +2 लिख दो। तो इसमें NO हमेशा +1 होता है, और Fe भी क्या होता है, +1 ऑक्सीजन स्टेट है। ये बहुत सरप्राइजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या दिखा रहा है, कलर शो कर रहा है। तो ब्राउन रिंग का कलर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह ये होगा Mn +7 है, तो यहाँ पर ये O जो है ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से उसका कलर है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर दिखाना है आपको, ये कुछ कलर्स दिए गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, CuH2O+2 एब्जॉर्ब्स येलो लाइट एंड ट्रांसमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी, तो कौन सा कलर शो करे। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए सब प्रिपेयर कर दूं आपको कि कैसा कलर है, कौन से कलर की वेवलेंथ आपने एब्जॉर्ब की तो कैसा कलर वो ट्रांसमिट करेगा। तो देखिए बच्चों, ये होता है इस तरह से, एक बनाइए, कलर तो आपको 7 याद है,
VI एक साथ लेना है, ऐसे VI ऐसे, ये कलर्स है। अगर आप वॉयलेट या इंडिगो कलर एब्जॉर्ब करते हैं तो आपका कलर जो शो करने का होगा वो येलो होगा। अगर आप ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करते हैं तो रेड, अगर रेड कलर एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो शो करेंगे वो कौन सा होगा, ग्रीन। इस तरह से याद करिए। विबग्योर में VI एक साथ ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्या चीज है, कॉपर एब्जॉर्ब येलो लाइट, येलो लाइट करता है तो वॉयलेट या इंडिगो, तो आप क्या कह देंगे, वॉयलेट इंडिगो कलर जो है वो क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है ना, एब्जॉर्ब येलो लाइट एंड द ट्रांसमिटेड कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये मान लो पर्टिकुलर एग्जांपल, आप कोई गौर मत करिए, आपको ये अगर येलो बोला जाता है तो वॉयलेट या इंडिगो कलर वाला आंसर होगा। ब्लू होता है तो क्या होगा, ऑरेंज। एक्चुअली ये जो अपन कॉपर के जो सॉल्ट होते हैं जनरली हमने देखे कॉपर सल्फेट वगैरह ब्लू होते हैं, तो अगर वो ब्लू दिखते हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली उन्होंने ऑरेंज कलर की वेवलेंथ को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो ये आप कलर के लिए ध्यान रखिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कई बार आ चुकी है, फिर भी बता देता हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में तो अपन पूरा पढ़ चुके हैं कि इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक नेचर होती है, लेकिन इसमें मैं बता दूं दो तरह से होता है। एक तो ये होता है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन को अट्रैक्ट करना, और एक मैग्नेटिक फोर्स लाइन को क्या करना, रिपेल करना। अट्रैक्ट करना तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और रिपेल करना क्या होता है, डायामैग्नेटिक। ये हो गया पैरामैग्नेटिक, और वो सब नहीं पढ़ा रहा हूँ वापस में, पैरामैग्नेटिक पैरीमैग्नेटिक वो सब सॉलिड स्टेट में अपन देख चुके हैं। तो डायामैग्नेटिक कब होगा बच्चों, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर 0 नहीं होगा तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। इसके लिए आपको बता दिया था, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना आता है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट जिसे बोलते हैं, n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो कॉम्प्लेक्सेस में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काम आएगा सब। n क्या चीज है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए बच्चों एक टेबल आप याद करिए, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये 5.92, 4.89, 3.87, 2.82, 1.73 अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर, और जो इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो इंटीजर वाला पार्ट होता है वो हमेशा सेम होते हैं। ये आपको हिंट है जिससे आपको कुछ काम नहीं करना पड़े। ऐसे जैसे क्वेश्चन आया कि निकिल 2+, तो फाइंड द मैग्नेटिक स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे बोला गया। तो निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन, इट इज 4s2 3d8, बट व्हेन वी रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम निकिल देन वी नो दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, नॉट फ्रॉम 3d, इट इज फ्रॉम 4s। तो 3d8, हाउ कैन यू फिल द 5d orbitals, 1 2 3 4 5 by Hund's rule, 6 7 and 8. So number of unpaired electrons are 2, that's why magnetic moment is 2.82 Bohr magneton. Write the value of n equals to 2 in n×n+2 रूट में, और ये कैलकुलेट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट आपका दिया हुआ है 3.87, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप सीधा आंसर दे दीजिए 3, या फिर वो फॉर्मूला है n×n+2, 3.87 का स्क्वायर करिए, एक इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टर कर लीजिए तो n की वैल्यू 3 वैसे भी आ जाएगी। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ चुके थे, तो आप उस तरह से देख लें। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे देखो Fe+MO कौन से प्रोसेस में होता है, हैबर्स प्रोसेस में होता है। V2O5 कौन से प्रोसेस में होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है। निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये रिडक्शन में, हाइड्रोजनेशन में काम में आता है। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा नेचर होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, कैटलिस्ट के रूप में यूज आने की। तो इसका रीज़न क्या है,
तो कैटलिस्ट के रूप में यूज आते हैं। इसका रीजन फर्स्ट तो ये है कि दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो किसी के साथ भी रिएक्ट करने के लिए कैपेबल है। प्लस एक क्या दूसरा जो रीजन होता है उससे सेकंड में देंगे, लेकिन लार्ज सरफेस एरिया, तो इनकी एड्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड शोइंग वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, दे हैव टेंडेंसी टू यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ओके, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आपने जितने भी कॉम्प्लेक्स देखे हैं उनमें आपने देखा होगा सेंट्रल एटम हमेशा ही क्या होता है, बहुत सारे आपने देखे हैं सेंट्रल एटम डी ब्लॉक वाले ही होता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है वेरी स्मॉल साइज, सेकेंड वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, थर्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर लेने की टेंडेंसी होती है। ठीक, तो ये रीजंस हैं बेटा, लेकिन वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट इसमें आंसर आपको नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट इसमें कोई रोल नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, एक जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक जैसे नेचर होती है, तो ये क्या करते हैं, कुछ अलॉय बनाते हैं। तो मेन देखिए ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनमें से आप छांट कर आप उनको पढ़ सकते हो। ये ध्यान रखना, कॉपर प्लस एसएन, कॉपर प्लस जिंक, ये वाले तो इनकी परसेंटेज मैंने आपके लिए लिख दी है, ये 2 पेज पे हैं। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल हैं उनको आप अलॉय के रूप में याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे देखो बच्चों लेंथेनम H1.73, Fe 0.94O, ऐसे कुछ कंपाउंड देखे थे। क्या होता है डी ब्लॉक के अंदर, क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा होने की वजह से जब इनको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ स्मॉल एलिमेंट्स के साथ हीट किया जाता है, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं दे ट्रैप्ड इनटू द इंटरस्टिसेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई सम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, ऐसे फ्रैक्शन में होता है तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बनते हैं। ये भी हमने सॉलिड स्टेट में देखा था। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 और K2Cr2 दो मेनली अपने कोर्स में आते हैं, और जिनको भी अपन रिडॉक्स में पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बताना है। प्रिपरेशन में देखो MnO2 पायरोल्यूसाइड होता है, इसको KOH या K2CO3 के साथ O2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो बच्चों डार्क ग्रीन कलर का ये K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बनता है, बाद में इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा के KMnO4 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसी तरह क्या होता है, क्रोमाइट और होता है, इसका नाम क्या है देखो, क्रोमाइट और FeOCr2, सॉरी बच्चों, क्रोमाइट और को अपन क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और O2, वही K2CO3 की तरह ही है। तो पहले सोडियम क्रोमेट बनता है, सोडियम क्रोमेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, और सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्ट करा के पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। टाइट्रेशन में जनरली क्या होता है, K2Cr2 यूज आता है, लेकिन Na2Cr2O7 यूज नहीं आता है, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्ब करता है ये, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज नहीं आता है। ठीक है, तो एक दोनों को देख लेना। एक इनके हीटिंग इफेक्ट, अगर आप पर मैग्नेट आयन को हीट करते हैं तो मैग्नेट आयन में कन्वर्ट होता है MnO2 में, बेस के साथ हीट करोगे तो ये क्या होगा, वापस वही मैग्नेट आयन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ध्यान रखना। ऐसे डाइक्रोमेट होता है, उसको जब हीट करते हैं तो क्रोमेट आयन बनाता है, और सेम अगर उसको KOH के साथ हीट करते हैं तो ये लो। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि डाइक्रोमेट आयन में अगर आप बेस मिलाते हैं तो ये क्रोमेट आयन में बदलता है। पीएच इफेक्ट था ये, पीएच इफेक्ट एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने। कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो। लेकिन अगर वापस से एसिड डाल दिया, जैसे HNO3 डाल दिया, तो क्रोमेट में एसिड डालते ही वापस डाइक्रोमेट बन जाता है। तो बेसिक
मीडियम में हीट करेंगे तो क्रोमेट बनेगा, और इससे करेंगे, इसमें ये रिडॉक्स नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट Cr6 है, यहाँ पे 6 है, तो ये कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है। लेकिन इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं बैलेंसिंग के, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो आप उसको रिडॉक्स के हिसाब से ही क्या कर लें, बैलेंस कर लें। जैसे ये है और ये CrO4 2 माइनस है, इसको अगर बैलेंस करना है अपने को, तो बच्चों इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, 8 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल आ गया, 1 वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, 2H+ आ गया। तो देखिए -4 और +2, -2 हो गया, यहाँ पे -2, कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, क्योंकि चेंज होगा ही नहीं ना बच्चों, क्योंकि जब ये रिएक्शन रिडॉक्स है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा ही नहीं। तो एसिडिक मीडियम में इसको इधर से दिखाना था, बैलेंस हो चुकी है ये रिएक्शन। तो अगर बेसिक दिखाना हो तो यहाँ 2OH करके इसको वाटर में कन्वर्ट करके उस तरह से दिखा देंगे, ठीक। तो फिर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, Cr2O7 2 माइनस प्लस 2OH माइनस 2 CrO4 2 माइनस प्लस 1 वाटर। तो अगर आपको ये रिएक्शन चाहिए तब तो ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसमें इस तरह की रिएक्शन होती है तो भी एक वाटर मॉलिक्यूल और डाइक्रोमेट आयन बनता है। तो ये आपको प्रॉपरली याद रखना है, हीटिंग इफेक्ट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अपन ने ऑर्गेनिक में पूरा देखा KMnO4 K2Cr2 बहुत स्ट्रॉन्ग। KMnO4 इन ऑल मीडियम ऑक्सीडेंट के रूप में काम आता है, लेकिन K2Cr2 इन ओनली एसिडिक मीडियम। तो यहां देखिए बच्चों, ये रिएक्शन बस आनी चाहिए, सबको आती है, रेडॉक्स में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको। सो सारा इक्विवेलेंट मास वगैरह सब वहां बता दिया था, वापस रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये होती थी रिएक्शन, और डाइक्रोमेट आयन होता था Cr2O7 2 माइनस, इसमें अगर एसिड डाला जाए तो ये किस में जाता है, Cr+3। इस बार ये कैसा कलर होगा, ग्रीन। वो अगर बेस के साथ करते थे येलो कलर आता है, लेकिन एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्या आएगा, क्रोमिक यानी ग्रीन कलर आएगा। तो ये इसके एसिडिक मीडियम में। इन एल्कलाइन मीडियम, और एल्कलाइन में भी आप लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, तो बस ये मैग्नेट पर मैग्नेट आयन जो होता है वो मैग्नेट आयन में बदल जाता है। इसका आयन फैक्टर कितना होता है, 1। इनका याद ही है आपको, ये 5 था, ये कितना था, 6। वीक और न्यूट्रल में इसी मीडियम में तो पर मैग्नेट आयन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, MnO2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 3। तो इन तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और ऑक्सीडेंट की आपने बहुत सारी रिएक्शंस अपने वहां देख चुके थे, फिर भी मैं 2-3 रिएक्शंस आपको फिर बताता हूँ। यानी देखो SO3 को किस में ऑक्सीडाइज करेंगे, ये SO4 में। नाइट्राइट होगा उसे किस में ऑक्सीडाइज करेंगे, नाइट्रेट में। फॉस्फाइड को फॉस्फेट में, वो तो हो गया। H2S को ऑक्सीडाइज कर देंगे किस में, S में। ऑक्सिलेट आयन था उसको किस में ऑक्सीडाइज करते हैं, CO2 में। फेरस अमोनियम सल्फेट या कोई भी हो तो फेरिक में ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये सब रिएक्शंस अपन रेडॉक्स में देख चुके हैं, तो आप वहां से आप वापस से पढ़ लें अगर आपको रिकॉल नहीं हो रही है तो। एक टेस्ट होता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये किसका टेस्ट है, ये क्लोराइड आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो कुछ सॉल्ट होता है जिसमें क्लोराइड आयन होता है, उसमें सॉलिड डाइक्रोमेट मिलाते थे, एसिड वॉल के साथ साथ डालते थे, धीरे धीरे कंसंट्रेट H2SO4, तो डीप रेड कलर की वेपर निकलती थी CrO2Cl2, जिसमें Cr कौन सी स्टेट में है, +6 स्टेट में, क्रोमिल क्लोराइड। इसको बाद में क्या करते थे, NaOH के सोल्यूशन में पास करते थे, तो येलो कलर का एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता था, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, बाद में जब इसमें एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट डालकर हीट करते थे तो लेड क्रोमेट का येलो PPT आ जाता था, और उससे हम कहते थे क्लोराइड कंफर्म है। तो ये टेस्ट काफी एग्जाम फ्रेंडली है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के रखें। स्ट्रक्चर्स ऑफ सम आयन, जैसे देखो बच्चों, CrO4 2 आयन हम कहते हैं क्रोमेट आयन है। किस तरह से दिखाते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों, रेजोनेंस दिखाकर। सब जगह O है और बाहर क्या दिखाते हैं, 2-। तो एक तो क्रोमेट हो गया, तो ऑल द 4 CrO बॉन्ड्स आर सिमिलर। ऐसे ही क्या होगा, सेकंड एग्जांपल जो लेंगे अपन, MnO4 2-, मैग्नेट आयन, सेम स्ट्रक्चर होगा। थर्ड जो ले लिया पर मैग्नेट आयन MnO4-, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों,
तीन तरफ तो आप ऐसे दिखा दीजिए, एक ऐसे, या रेजोनेंस दिखाएंगे तो इसमें भी चारों बस -1 चार्ज आ जाएगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी CRO आयंस आर सिमिलर, तो इसके लिए क्या होता है Cr इस तरह से होता है बच्चों, और ये आपको मैं सीधा ही दिखा दूं, ये तो ये Cr2O7 पे 2- चार्ज है, तो हम कहेंगे 6 CRO बॉन्ड जो हैं वो कैसे हैं, सिमिलर है। 6 CRO बॉन्ड जो हैं वो कैसे हैं, सिमिलर है। तो आपको ये इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। एप्लॉक एलिमेंट्स, अब इसमें तो बस इंट्रोडक्शन होता है, कुछ ज़्यादा आता नहीं है। कभी रेयर क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या साइज से रिलेटेड या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको पूरा वापस बताता हूँ। एप्लॉक एलिमेंट्स टोटल है 28 और इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी पोजीशन जो होती है वो कौन से ग्रुप में होती है, थर्ड ग्रुप के कौन कौन से, 6th और 7th पीरियड। Lanthanides are situated in 6th period of third group while actinides are in 7th period. Lanthanides and actinides, अगर आपको इनका नंबर पूछे टोटल तो ये 28 + 2 कितना आंसर देना है, 30। क्योंकि लैंथेनाइड्स में कौन कौन आएंगे, लैंथेनाइड्स में आएंगे बच्चों लैंथेनम 57 वाला, और फिर और कौन आएंगे, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक 71, ये 58। तो ये लैंथेनम भी इंक्लूड करना है, कहने का मतलब। एक्टिनॉइड में कौन होता है, एक्टिनम भी इंक्लूड करना होता है, बाद में थोरियम से लॉरेंसियम तक, वो तो है ही सब। तो ये 15 30 एलिमेंट्स होता है लैंथेनाइड प्लस एक्टिनॉइड। एफ ब्लॉक तो है 28, लेकिन एक लैंथेनम एक्टिनम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको भी लैंथेनाइड एक्टिनाइड के अंदर अपन लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 N-1 D 0 और 1 और N-2 F1 to 40, ये है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो लैंथेनाइड्स की बात करेंगे तो N की वैल्यू हो जाएगी 6, एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डेविएशन है और बहुत बार इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। देखिए सीरियम और गैडोलिन दो हैं ये मेन। तो सीरियम में क्या होता है, 6s2 5d1 4f1, याद करना ये। लैंथेनम का तो पहले बताया जा चुका है, नहीं तो आप लैंथेनम का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लैंथेनम का भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, जेनॉन 6s2 और 5d1, ये स्किप करके आता है। ऐसे एक्टिनम का भी होता है, रेडॉन 7s2 6d1, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनमें एफ की बजाय डी में आते हैं। ये N+L रूल के एक्सेप्शन हैं। तो सीरियम में याद रखिए 5d1 4f1, गैडोलिन में याद करिए या 7 की 8 आता है नॉर्मली तो, लेकिन वो डी में 1 होकर एफ में 7 हो जाता है ये। और एक इसका बिल्कुल सिमिलर है, देखिए यहाँ 6d1 और 5f2 होगा सीएम का। बाकी आप थोरियम का देखिए थोड़ा सा ये ऐसा होता है। प्रोटेक्टियम जो होता है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, यूरेनियम ये है, नेपच्यूनियम ये है। तो ये 6 या 7 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है थोड़े, और लैंथेनम और एक्टिनम तो होते ही थे। तो ये इनके कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद करके जाना। ये तो फेवरेट होता है, ये नीट का फेवरेट है गैडोलिनियम, ठीक है, या सीएम क्यूरियम, ये इन दोनों को तो याद करके जरूर जाना है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। द कॉमन ऑक्सीजन स्टेट तो +3 होती है, लेकिन लैंथेनाइड्स +2 +4 भी शो करते हैं। अब वो +2 में तो क्या होता है, +4 में तो क्या होंगे, जल्दी से +3 में जाने की टेंडेंसी रखें, खुद के रिड्यूस होने की तो ऑक्सीडेंट के रूप में काम आएंगे, और +2 में होंगे तो उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी तो वो रिडक्टेंट के रूप में काम में आएंगे। ऐसे ही क्या होता है, एक्टिनाइड्स होता है, उनमें +3 तो मेन है ही, +3 तो दोनों में मेन है, उसके अलावा +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीजन स्टेट भी क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ज़्यादा इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर भी रीजन वही रहेगा, इनमें NS N-1 D और N-2 F ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट कंपैरेबल होती है, इस वजह से इनकी ऑक्सीजन स्टेट कई सारी होती है, ठीक है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके थे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या लैंथेनाइड्स, देन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। एक्टिनाइड में भी यही आंसर है।
लेकिन इसका जो कॉमन ये रीजन जो इसमें क्वेश्चन आता है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, 6s इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर शेल में 2 सेल नीचे बढ़ते हैं तो वो प्रॉपर्ली रिपेल नहीं कर पाते उनको, तो पुअर शील्डिंग की वजह से बच्चों लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इसकी वजह से आपने देखा था साइजेस पे, आईपी पे, उन पे जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सब हमने पढ़ लिए थे, तो बार बार नहीं पढ़ने। प्रॉपर्टी की बात करें तो +3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, तो लेंथेनम को अगर एसिड के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगी, O2 के साथ कराएंगे तो Ln+3 है, O का 2- तो लेंथेनम ऑक्साइड बन जाएगा, ये भी बन जाएगा सल्फाइड। N के साथ LnN, दोनों की +3 -3 वैलेंसी हो गई। हाँ, एक कार्बन के साथ थोड़ा ध्यान देना है, LnC2 ये कार्बाइड बनाता है, और वाटर के साथ एक हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, ठीक है, तो इनकी बेसिक नेचर मानी जाती है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, इज नॉट इक्वल्स टू, तो देखिए Fe+2 में d कितने होते हैं, d होता है बच्चों इसमें 3d6, तो d में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, किसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये बताना है। p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, तो नियॉन में तो 2p6 होता है बस, तो ये तो सही है। मैग्नीशियम में s, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो s के ये भी 6 हो गए भाई। Fe में, तो Fe में भी कॉन्फ़िगरेशन वही होता है 4s2 3d6, तो इसमें भी d हो गए, तो बस एक यही बच गया। 17 है, तो 17 में क्या आएगा, 2p6 आएगा और 3p में 5 आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए, तो ये बस 6 नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है 2-4 में जो आपके लिए हैं। विच ऑक्साइड ऑफ Mn इज एसिडिक, तो एसिडिक के लिए क्या बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती थी, ऑक्सीजन स्टेट। तो एसिडिक कौन सा माना जाएगा, मोस्ट एसिडिक कौन सा माना जाएगा, ठीक है, तो जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होगी, जिसमें लोएस्ट होगी तो ये कैसा मान लिया जाएगा, बेसिक, और बीच में इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट वाला आएगा MnO2 वगैरह, तो वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में एसिडिक होंगे, लोएस्ट में क्या होंगे, बेसिक होंगे, बीच में आएंगे तो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब देखो फर्क समझो, एक क्वेश्चन तो आएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, उसमें लिगेंड्स दिए होंगे, तो लिगेंड्स को सेटल करके कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। लेकिन नॉर्मल ऐसा आता है, तो जिंक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 0 होता है। निकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, +2 में ये आया है 4s1 3d10 होता है, तो s का निकल कर इसमें भी क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। Fe+2 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ भी पूछे तो इस तरह का आंसर आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, आराम से बता सकते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2 सॉल्यूशन टर्न ग्रीन व्हेन Na2SO3 इज एडेड टू इट, तो बच्चों देखो SO3 2- है, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, SO4 2- में, और ये डाइक्रोमेट जो आयन होगा वो किस में जाएगा, Cr+3, तो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कलर जो है Cr+3 की वजह से, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो Cr+3 ये क्रोमिक सल्फेट बनता है, Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमिक सल्फेट बनेगा ना, ठीक है बच्चों, क्योंकि सल्फाइड जो होगा वो किस में जाएगा, सल्फेट में जाएगा, तो ये इस तरह का Cr+3 में जाने पर वो ग्रीन कलर शो करते हैं। एक देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें एट्रिबियम, प्रोमेथियम, लेंथेनम और सीरियम, इस तरह से साइज का इनका आपको याद रखना पड़ेगा। लेंथेनाइट्स में लेफ्ट टू राइट जाता है, तो क्या होती है, बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। Which of the following does not correctly represent correct order of the property indicated? तो टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज और क्रोमियम इंक्रीजिंग सेकंड आईपी, सेकंड आईपी का ऑर्डर देखिए, क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाँ ठीक है, ये ऑर्डर सही है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, तो आप देखिए हाँ वेनेडियम, क्रोमियम, हाँ इसमें +2 से 7 तक होती है, हाईएस्ट होती है। और इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये एक मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप चेक करिए। कुछ फॉलोअप क्वेश्चन है, ये मैंने ऑर्गेनिक का लिया, मैं देखना चाहता हूँ आपको याद है क्या, ब्राउन्स कैटलिस्ट कौन सा था, आप ऑर्गेनिक में बताया था मैंने आपको, जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, हाइड्रोजनेशन कराते लिंडलार कैटलिस्ट, वहां पे जाके देखना और याद करके बताना मुझे। ये K2Cr2 का है, एक्सेस ऑफ Ki, ये देखना भाई, कॉपर सल्फेट, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, आप एक बार खुद देखिए, पहले ट्राई करिए, ठीक है। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार, और करेक्ट ऑर्डर ऑफ E0 ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था। ECS से देखकर आपको आंसर देना है, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो ECS में याद होने चाहिए आपको,
तो ये सारी चीज़ें बच्चों हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक टॉपिक बचा बस इसमें इनऑर्गेनिक मेटलर्जी एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो मेटलर्जी में हम कुछ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके नाम आपको याद करने होते हैं, जैसे ग्लूबर सॉल्ट, जानते हैं ना, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, लूनार कास्टिक, एप्सम सॉल्ट, ऐसे उनके सब के फॉर्मूला और नेम लिखकर भी आपको मैं उसमें दे दूंगा और के साथ में, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना और बस कीप स्टडी, कंटिन्यू करते रहिए बच्चों। और डॉक्टर बनना ही है अपने को, बस ये ध्यान करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।